हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ एटीट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम ज्योग्राफी को इंटरेस्टिंग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आज से +2 क्लास की क्लासेस शुरू हो रही है। +2 क्लास का पहला लेसन है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं इस फर्स्ट लेसन में इंट्रोडक्शन में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उनमें मनुष्य की भूमिका का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध मानव भूगोलवेत्ता रही है सैंपल। ये अमेरिका की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो ज्योग्राफर थी, उनकी परिभाषा को देख लेते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह मानव भूगोल की परिभाषा है। ऐसी एक दो परिभाषा और आप याद कर लीजिए। यदि परिभाषा पूछी जाए तो बिल्कुल जो भी विद्वान हैं उनकी भाषा को कोट करके वही परिभाषा लिखनी होती है। उसके बाद देखते हैं आगे इसके बारे में, इस पूरे लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं। मुख्य रूप से इस पूरे लेसन में मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराओं पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल में 3 प्रमुख विचारधारा है। सबसे पहली है निश्चयवाद। निश्चयवाद सबसे प्राचीन और सबसे पहली विचारधारा है। इस विचारधारा में ये माना जाता है कि प्रकृति जो है वो बहुत ही बलशाली है, प्रभावशाली है, ताकतवर है। मनुष्य गौण और कमज़ोर है। प्रकृति जैसा चाहेगी मनुष्य को उसी प्रकार से ढलना पड़ेगा, उसी प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से प्रकृति को प्रभावशाली मानने वाला ये जो विचार है ये निश्चयवाद कहलाता है। मूल रूप से जर्मनी की ये विचारधारा है। जर्मनी के ज्योग्राफर ने इसको प्रमोट किया था। सबसे प्रमुख नाम फ्रेडरिक रेटजेल का आता है। इसके अलावा सैंपल जो ऊपर परिभाषा दी गई है वो भी रेटजेल की शिष्या थी, हंटिंगटन, जिन्होंने कि जलवायु का प्रभाव मनुष्य पर क्या होता है ये बताया था। ये सभी निश्चयवाद के समर्थक विचारक रहे हैं, विद्वान रहे हैं। उसके बाद अगली जो विचारधारा है संभववाद। संभववाद ये कहता है कि प्रकृति प्रभावशाली नहीं है, ताकतवर नहीं है, प्रकृति बहुत कमज़ोर होती है। मनुष्य जैसा चाहे प्रकृति में बदलाव कर सकता है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति को पूरी तरह से बदल सकता है। ये विचारधारा फ्रांस में जोड़ दिया। फ्रांस में इस विचारधारा को खूब बल मिला। फ्रांस और जर्मनी यूरोप के 2 देश हैं जो पड़ोस में रहते हैं। उनकी अक्सर पहले प्राचीन काल में लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। तो फ्रांसीसी विचारधारा जर्मन विचारधारा के बिल्कुल अपोजिट दी गई, जिसमें प्रकृति को बहुत ही कमज़ोर बताया गया है। यानी कि प्रकृति जो है वो कमज़ोर होती है, मनुष्य ताकतवर होता है। इसके प्रधान या प्रमुख जो विद्वान हैं विडाल डी ला ब्लास हैं। इसके अलावा ब्रूस फेब्रे, इन्होंने भी इस विचारधारा को समर्थन दिया। इन्होंने इस विचारधारा को प्रमोट किया। ये जो है इसमें प्रकृति का मानवीकरण भी इसे कह सकते हैं और निश्चयवाद को मनुष्य का प्राकृतिकरण कह सकते हैं। यानी कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार ढलेगा तो निश्चयवाद कहलाएगा। प्रकृति को यदि मनुष्य अपने अनुसार बदल ले तो संभववाद कहलाएगा। लेकिन आगे चल करके ये समझ में आया कि फ्रांसीसी विचारधारा के बाद पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया गया, जिसके परिणाम बहुत ही बुरे निकले। तो आगे चल करके ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत अच्छे विद्वान आए, बहुत अच्छे ज्योग्राफर आए। नाम था ग्रिफिथ टेलर। मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्रिफिथ टेलर यूएसए में चले गए थे, अमेरिका में चले गए थे। इन्होंने एक नई विचारधारा दी, नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद का दूसरा नाम रुको और जाओ निश्चयवाद भी है। इसमें यह कहा गया कि प्रकृति जो है वो प्रभावशाली तो है, परंतु प्रकृति ने एक सीमाएं तय की है। मनुष्य उन सीमाओं में रह करके जितना चाहे उतना विकास कर सकता है। यदि वो प्रकृति की सीमाओं को तोड़ेगा तो मनुष्य को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 प्रमुख विचारधाराएं थी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल जो है उसका विषय क्षेत्र देख लेते हैं। विषय क्षेत्र का मतलब ये है कि मानव भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, क्या क्या पढ़ा जाएगा। मानव भूगोल में मनुष्य से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले जनसंख्या का अध्ययन किया जाएगा। जनसंख्या कितनी है, किस एज की ज़्यादा जनसंख्या है, महिलाएं ज़्यादा है, पुरुष ज़्यादा है, ये सारे के सारे। उसके बाद सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक का अभिप्राय ये कि संस्कृति कैसी है, विकासशील है, विकसित है या पिछड़ी हुई संस्कृति के लोग हैं, इनकी कल्चर कैसा है, मकान, रहने का ढंग, शिक्षा का स्तर, ये सारे सांस्कृतिक कारक हैं। परिवहन,
परिवहन का अभिप्राय है परिवहन की विधाएं किस प्रकार की है, क्या वो प्राचीन परिवहन पर अभी भी रुके हुए हैं या आधुनिक तरीके के बहुत ही अच्छे परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। भौतिक पर्यावरण के साथ उनका संबंध किस प्रकार है, किसी भी समुदाय का संबंध किस प्रकार से है। सांस्कृतिक पर्यावरण उनका किस प्रकार का है, आपस में मिलजुल करके रहते हैं, आपस में झगड़ा होता है किस प्रकार से है। और राजनीतिक पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है। ये सारे ह्यूमन ज्योग्राफी के मुख्य अध्ययन क्षेत्र हैं, मुख्य विषय क्षेत्र हैं। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके क्षेत्र और उप क्षेत्र यानी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, विषय क्षेत्र का मतलब ये था कि इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। क्षेत्र का मतलब है कि स्पेसिफिक ब्रांच बनी हुई है ह्यूमन ज्योग्राफी की, मानव भूगोल की जो विषय क्षेत्र जो क्षेत्र है या ब्रांचेज है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है सामाजिक भूगोल या सामाजिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी। सामाजिक भूगोल में मनुष्य का व्यवहार कैसा है, व्यवहारिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है, संस्कृति का, चिकित्सा का ये अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, जो चिकित्सा है ये अभी लेटेस्ट शामिल हुआ है सामाजिक भूगोल में। ठीक है, उसके बाद हम प्रकृति के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार आगे चल करके जो है वो नगरीय ज्योग्राफी, नगर का विन्यास कैसा है, सैन्य व्यवस्था कैसी है, नगरों में किस प्रकार का पैटर्न उसे बसावट का है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जनसंख्या भूगोल यानी कि जनसंख्या का संगठन कैसा है, धार्मिक संगठन कैसा है, जातीय संगठन कैसा है, घनत्व कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जनसंख्या में आएगी। आवास ज्योग्राफी या जो है इसमें ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण कितने % है, ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार की है, गांव के स्वरूप कैसे हैं, ये सारी चीज़ें। नगर है उसका प्रधान कार्य कौन सा है, किस प्रकार की जनसंख्या वहाँ पर रहती है, ये नगरीय भूगोल में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में संसाधन कौन कौन से संसाधन हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है या अदर गैसेस है। कृषि किस प्रकार से की जाती है, उद्योग धंधे, विपणन, पर्यटन, ये सारे आर्थिक भूगोल में आते हैं। अब ये जो अध्ययन किए जाएंगे इनका उपागम या उपाय कौन सा होता है, यानी कि किस तरीके से अध्ययन किया जाएगा। 2 तरीके हो सकते हैं अध्ययन के, एक क्रमबद्ध तरीका हो सकता है, एक प्रादेशिक तरीका हो सकता है। क्रमबद्ध अध्ययन और प्रादेशिक अध्ययन क्या होते हैं एक बार हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध में अध्ययन में क्या होता है, किसी क्षेत्र में पहले एक तत्व का अध्ययन किया जाएगा सभी क्षेत्रों में, उसके बाद दूसरे तत्व का अध्ययन किया जाएगा। पहले एक तत्व का अध्ययन सारे क्षेत्र में किया जाएगा, कंप्लीट क्षेत्र में, उसके बाद दूसरे तत्व का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद तीसरे तत्व का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रादेशिक भूगोल में ऐसा नहीं होता है। प्रादेशिक भूगोल में पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट लेते हैं। पहले एक क्षेत्र से सारे जो तत्व हैं उनका अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद दूसरे क्षेत्र से सारे तत्वों का अध्ययन कर लिया जाएगा, उसके बाद तीसरे क्षेत्र से सारे तत्वों का अध्ययन कर लिया जाएगा। इस प्रकार से एक अध्ययन की 2 विधियां होती है, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। अब अंत में मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करूं तो मानव भूगोल की प्रकृति गत्यात्मक है यानी परिवर्तनशील है। उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, वो समय के साथ बदल रही है, नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है पुरानी चीज़ों के साथ साथ। जैसे चिकित्सा ज्योग्राफी या फिर जो चिकित्सा भूगोल है वो एक बिल्कुल लेटेस्ट है, उसी प्रकार पर्यटन भूगोल भी बिल्कुल लेटेस्ट ऐड किया हुआ सब्जेक्ट है। तो ये थी पूरी क्लास। पूरे चैप्टर में मुख्य चीज़ें यही है। इसके अलावा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैराथन में आ जाएंगे, उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मैराथन लगा लेते हैं और ये क्लास से समझ लेते हैं तो बड़े आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर साझा करें।